इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमने ये पॉडकास्ट आप तक तैयारी क्षेत्र की कहानियाँ पहुँचाने के लिए तैयार किया है। तो आज इस एपिसोड में हमारे साथ है फ्रॉम ज्ञान जनरल। नमस्ते रघु सर। नमस्ते। तो सीधा सवालों से शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी कंपनी इहान एनर्जी क्या करती है? हाँ, इहांस एनर्जी 2010 पे स्टार्ट किया था और ये हम लोग रूरल एरियाज में लास्ट माइल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यूजिंग सोलर और माइक्रो विंड टेक्नोलॉजी से करते हैं। तो हमारा 3 विभाग है। एक माइक्रो ग्रिड हम सेटअप करते हैं बहुत रिमोट विलेजेस में, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, ये हिली एरियाज में, और प्लेन्स में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत बिहार में भी किया है। तो ये माइक्रो ग्रिड रिलेटेड वर्क होता है। फिर दूसरा काम ये है कि हम किसी रिमोट विलेज में जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको हम इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर से या विंड पावर से हम देते हैं, जिससे वो लोग अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और तीसरा है हम रूरल एरिया में स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी, ये हम CSR में करते हैं। तो इस तरह हमारा 3 डिफरेंट वर्टिकल है और सब कुछ रूरल फोकस्ड है। तो लास्ट माइल इलेक्ट्रिसिटी का हम इसमें कोशिश करते हैं लोगों को इंक्लूड करने। ओके। और आपकी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? 2010 से पहले मैं एक्चुअली साउथ अफ्रीका जाता था काम से। मैं एक साउथ अफ्रीकन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में था। तो उस समय मैंने एक वहाँ छोटा सा रूफ टॉप विंड टरबाइन देखा था। तो वो मुझे एक बहुत फैसिनेटिंग लगा, मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना भी छोटा एक विंड टरबाइन होता है जो घर के रूफटॉप में हो सकता है। उसके बारे में जानकारी पता किया और उस समय इंडिया में 1 या 2 ही लोग, अभी भी 4-5 ही मैन्युफैक्चरर्स है 12 साल बाद। तो उस समय 1 या 2 ही मैन्युफैक्चरर्स थे। तो मैंने इस कंपनी का शुरुआत उससे किया, उस साउथ अफ्रीकन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके उस विंड टरबाइन को इंडिया में लाया। और उस समय जब हमने 2009-10 पे काम शुरू किया, तो कॉस्ट ऑफ विंड टरबाइन और कॉस्ट ऑफ सोलर करीब करीब बराबर था। कॉस्ट पर किलोवाट या कॉस्ट पर किलोवाट आवर, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी जो है करीब करीब बराबर था उस समय। अभी तो सोलर बहुत सस्ता हो गया, विंड से 1/3 प्राइस में है। तो उस समय मुझे ये लगा कि ये बहुत एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होगा रूरल एरिया के लिए, जहाँ सोलर फीसिबल नहीं है और विंड हिली एरियाज में जहाँ शैडो जल्दी आ जाता है दिन को। तो हम सबसे पहले लद्दाख, उत्तराखंड, उसी एरिया में फोकस किया ये विंड टरबाइन लगाने का। हमारा करीब 100 इंस्टॉलेशन है। हम बहुत सक्सेसफुली इस बिजनेस को आगे बढ़ाए थे। पर जैसे मैंने कहा, चलते चलते सोलर का कॉस्ट कम होने से ये विंड टरबाइन इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। अभी भी हम करते हैं, साल में 1-2 प्रोजेक्ट करते हैं, मोस्टली आर्म्ड फोर्सेस के लिए। अभी जो चल रहा है चुमर सेक्टर में हमारा एक विंड टरबाइन इंडियन आर्मी के लिए है। तो ये हमारा शुरुआत हुआ। अब हम सोलर विंड दोनों को हाइब्रिड करते हैं और ज्यादा सोलर करते हैं। टेक्नोलॉजी से स्टार्ट हुआ, बट आगे जाके मिशन एनर्जी एक्सेस, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करना अफोर्डेबल रेट पे, उस अफोर्डेबल तरीके पे, वो ज्यादा मिशन बन गया रेदर देन टेक्नोलॉजी। अभी हम टेक्नोलॉजी कुछ भी यूज करने के लिए तैयार है अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मीट होता है। और आपके ये इस 10-11 साल की एक्सपीरियंस में, तजुर्बे में, आपने जो कुछ सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी,
कुछ कहानियां देखी होंगी सफलता की, उस क्या आप उनके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? बहुत सारा है सक्सेस स्टोरी। हमारा जो ओल्डेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड इंस्टॉलेशन जो है वो एक जगह पे है, सराया बुजुर्ग विलेज, डिस्ट्रिक्ट बस्ती, कलवारी तालुक, डिस्ट्रिक्ट बस्ती। ये बस्ती टाउन से करीब 50 किलोमीटर दूर है। और यहाँ हमने सबसे पहले ये विंड टरबाइन लगाया, विंड सोलर हाइब्रिड। तो उस विलेज में 2009-10 में सिर्फ 4 घंटे का बिजली आता था, 20 आवर्स के लिए पावर कट था। और वो भी रात को करीब 12 बजे 1 बजे, मतलब उल्टे सीधे टाइम पे आता था, जब मर्जी आए आए। तो ये विलेज टोटली डार्क था। तो उस विलेज में हमने ये सेटअप किया। और उधर जो डोनर, ये CSR प्रोजेक्ट था, तो डोनर हमको जो मैंडेट दिया, उन्होंने कहा कि विंड सोलर सेटअप करके इससे कम्युनिटी टॉयलेट्स चला दो। तो मच बिफोर स्वच्छ भारत वहाँ टॉयलेट बन गया था। 18 टॉयलेट बना, तो कम्युनिटी के लिए टॉयलेट बना के उसमें लाइट्स डाल के, उसके लिए वाटर टैंक बना के, पानी पंप करके, साथ में कम्युनिटी सेंटर बनाया जहां विलेज के लोग अपने फंक्शन कर सकते हैं। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस है ये हमारे लिए बहुत यूनिक था, क्योंकि हम अर्ली स्टेज में एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर रोल से एक कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन रोल में आ गए थे बहुत अर्ली स्टेज। और यही सक्सेस की वजह से हम आगे जाके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैंडल किए जहां हमारा रोल सिर्फ टेक्नोलॉजी, मतलब सोलर या विंड इंस्टॉल करके प्रोजेक्ट खत्म करना है, ऐसा नहीं था। हम आगे जाके कम्युनिटी से बात करके उनके इश्यूज, उनके नीड्स को समझ के उस हिसाब से प्रोजेक्ट को हमने चलाया। तो इस विलेज में जब हमने टॉयलेट बनाया तो हमको शुरू में समझ में नहीं आया, कोई टॉयलेट यूज ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने अपने तरफ से टेक्नोलॉजी पूरा कर दिया था। बट ये कम्युनिटी में ये सब होता है, मेल फीमेल, और वहाँ वो कैस्ट डिफरेंसेस, ये सब समझना पड़ा। तो वी हैड टू प्ले, हमको ये रोल प्ले करना पड़ा। हालांकि 1-2 NGO हमारे साथ थे, उन्होंने हेल्प किया। हमको ये कम्युनिकेशन पे उतरना पड़ा कि ये आपकी अच्छाई के लिए है, और ये टॉयलेट यूज करने से उनके हाइजीन में क्या फर्क पड़ेगा, हेल्थ में क्या फर्क पड़ेगा, ये सब हम किए थे। तो आज भी चल रहा है ये साइट, हमारा मोस्ट आइकॉनिक जो बोलते हैं, मोस्ट आइकॉनिक साइट, 11 years एंड स्टिल गोइंग। दूसरा लार्ज स्केल इम्पैक्ट में सक्सेस ये है कि हमने ये बैंक्स को प्रूव किया था कि अगर आप डीजल जनरेटर को हटा के सोलर लगा दोगे, रीजनल रूरल बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक के प्राइवेट, मतलब रिमोट ब्रांचेस, तो वहां अगर आप डीजल जनसेट की जगह सोलर यूज करोगे, क्योंकि वहाँ एयर कंडीशनर नहीं, तो आपको डीजल जनसेट यूज करने की जरूरत नहीं है। आपके एफिशिएंसी बढ़ेगा और आप ज्यादा लोगों को कस्टमर सर्विस दे पाएंगे। तो ये हम बहुत ट्राई किए, बहुत टाइम लगा इसको सक्सेसफुल करने में। अब हम करीब 700 लोकेशन पे ये कर रहे हैं। तो हमारा टोटल 440 विलेज में ये सब इंस्टॉलेशन है, spread over 21 states, covering 312 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और इस लास्ट माइल बैंकिंग सर्विस सोलर या विंड टेक्नोलॉजी से हमने जो एनेबल किया, इसकी वजह से 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोग प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना पे इंक्लूड हुए हैं। तो ये भी हमारा एक अचीवमेंट है, और इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी एक्नॉलेज किया है। और भी आ रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यूअसली चल रहा है हर दिन। और ये जो PMJDY में जो आए हैं अभी, ये इस समय कोरोना वायरस रिलीफ के टाइम में इन सबको फायदा मिला, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन सबको मिला है जो गवर्नमेंट ने दिया है। तो वी थिंक दैट ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल रोल था, और ये कंट्रीब्यूशन था हमारा सोसाइटी के लिए। तीसरा हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल इम्पैक्ट वर्क है हमारा, वो ये है कि हम, जैसे मैंने पहले कहा था, कि हम रिमोट विलेजेस,
पहाड़ में, जो जो करीब 20-30 किलोमीटर दूर है सड़क से, वहां जाके हम माइक्रो ग्रिड सेटअप करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स है। अगर आपने शाहरुख खान का स्वदेश पिक्चर देखा हो, उसमें एक सीन आता है, एक बूढ़ी औरत बोलती है बिजली। ये हम हर साल हर सीजन में देखते हैं। तो हमारा करीब 20 माइक्रो ग्रिड स्प्रेड ओवर उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में है, और ये सब हाई एल्टीट्यूड है। और ये ग्रिड्स विंटर में एक्सेसिबल ही नहीं है, क्योंकि 8-10 फुट स्नो लग जाता है रास्ते पे। फिर भी हमने इनको विलेजर्स को ट्रेन किया बेसिक, वहाँ मोबाइल फोन भी नहीं है। तो ये जो विलेजर्स है, इसको बोलते हैं ऑफ रोड, ऑफ ग्रिड, ऑफ नेटवर्क। ये तीनों है, मतलब वहाँ ग्रिड भी नहीं है, रोड भी नहीं है, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। फिर भी ये नाउ 5th ईयर है, ये सक्सेसफुली चल रहा है। करीब 585 फैमिलीज आर कवर्ड थ्रू दिस, एंड वी थिंक वेरी डिफिकल्ट वर्क, बहुत मुश्किल काम है, बट हम इसको सक्सेसफुली सस्टेन कर पा रहे हैं। और वो लोग थोड़ा बहुत पेमेंट करते हैं इसके लिए, सो सेल्फ सस्टेनिंग, इसमें प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं। तो ये मतलब बहुत सारे और सक्सेस है, बट ये तीनों चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूँ। थैंक यू ये स्टोरी शेयर करने के लिए सर। ये वाकई में बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज है कम्युनिटी लेवल पे। और मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है कि आप इस क्षेत्र से क्या सीखे अब तक इतने सालों में इसमें काम करने के बाद? बहुत कुछ सीखा है। तो मैं ये एंटरप्रेन्योर बनने के पहले मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, मतलब कॉर्पोरेट दुनिया में था ऑलमोस्ट 30 इयर्स। बड़े बड़े कंपनी चलाए, मतलब 2000-3000 लोगों का टीम संभाला हूँ। तो वो डिफरेंट एक्सपीरियंस है, उसकी लर्निंग, और ये एंटरप्रेन्योर बन के वो भी सोशल इम्पैक्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ एक एंटरप्राइज चलाना टोटली डिफरेंट। तो मेरा इस 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाला है, नवंबर में हमारा 10th ईयर हो जाएगा। तो इस 10 साल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग यह है कि एंटरप्राइज, सोशल एंटरप्राइज को बहुत रेसिलियंट होना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हिंदी में राइट वर्ड है समर्थ, स्ट्रांग, सशक्त और समर्थ होना पड़ेगा। ये पहले से ही सोचना चाहिए कि इस एंटरप्राइज को रेसिलियंट कैसे बनाए, क्योंकि बहुत सारे ओकेशन ऐसे होंगे जब दिखेगा कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, आगे कुछ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, आगे ये चलने वाला नहीं है। तो उस समय गिव अप नहीं करना चाहिए, उसके लिए रेसिलियंट होना पड़ेगा। तो ये मेरा सबसे, तो ये धीरे धीरे आया, अब हम समझते हैं कि हम काफी रेसिलियंट। दूसरा, ये जितना भी हम इम्पैक्ट इंडस्ट्री में, हम इम्पैक्ट सेक्टर में, जो सोशल सेक्टर में, ये हमारा बहुत लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड थिंकिंग है। हम कुछ भी 3 महीने 6 महीने में अगर ये सोच के उतरेंगे काम पे, तो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। सब कुछ टाइम लगता है, 2 साल 3 साल, मैं तो कहूँगा कि 10 साल भी लग सकता है सीरियस सोशल इम्पैक्ट करने के। तो ये दूसरा लर्निंग है, तो पेशेंस होना पड़ेगा। और तीसरा ये है कि ये जो है बहुत कैश क्रंच, मतलब इसमें कई सारे इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स हैं, बट पैसा इतना आसानी से नहीं मिलता है। तो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा है, बट उन लोगों का अपना एजेंडा होता है। तो आपके एजेंडा और उनके एजेंडा मीट होना चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो मेरा तीसरा लर्निंग यह है कि हमने ये सोच के आगे बढ़ा कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, सोशल इम्पैक्ट कर रहे हैं, गरीब लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो मदद तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मदद मिलना इसके लिए भी बहुत मुश्किल है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग यह है कि हम गरीब लोग, सबसे गरीब लोगों से हम डील कर रहे हैं, उनको हम हेल्प कर रहे हैं, पर हम उनको आसानी से उनको चीट कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये टेम्पटेशन जो है कि पोरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब लोगों के साथ आप डील कर रहे हो
और आपको चीट नहीं करना चाहिए उनको उनसे वो नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए। ये ये बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए कंपनी का। नहीं तो फिर ये कंपनी, ये सोशल सेक्टर वर्क और कोई कमर्शियल काम में कोई फर्क ही नहीं रहा। तो ये चारों प्रिंसिपल को मेंटेन करके कंपनी में जितने भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, कुछ लोग शुरू से है, 10 साल से भी काम कर रहे हैं, तो उनको इस वैल्यू सिस्टम पे कंप्लीटली अलाइन करना, उनको इसके साथ चलाने का एक मोटिवेशन लाना, ये बहुत बड़ा लर्निंग। थैंक यू आपके ये लर्निंग शेयर करने के लिए। मेरा आपके लिए बस ये आखिरी सवाल है कि आप भविष्य में इस क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखते हैं? एक्चुअली अगर पीछे मुड़ के देखूंगा, इस 9-10 साल में मेजर चेंज ये हुआ कि अब सोलार जनरेशन को ज्यादा लोग चैलेंज नहीं करते कि सोलार से पावर आता है। आज से 9-10 साल पहले अगर किसी बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में जाके हम प्रेजेंटेशन करते थे कि भाई इतने सारे विलेज में बिजली नहीं है, आप थोड़ा पैसा ग्रांट दे दो और हम माइक्रो ग्रिड लगा देंगे, तो बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे सोलार के बारे में। ये काम करेगा नहीं करेगा, ये विंटर में चलेगा, बारिश में चलेगा, क्या होगा, ये होगा। तो अब वो सब नहीं है। सो बेसिक अवेयरनेस अबाउट सोलार अब पूरे सोसाइटी में है, स्पेशली डोनर्स, चैरिटीज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मतलब फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है। आगे जाके हम और हम ये भी देख रहे हैं कि अब जैसे वो विलेज सराया बुजुर्ग में जहाँ 20 घंटे के लिए पावर नहीं आता था, अब वो काफी इम्प्रूव हो गया, 4-5 घंटे के लिए पावर कट होता है। फिर भी वो लोग ये माइक्रो ग्रिड को, ये सिस्टम को यूज करते हैं बिकॉज उनको बैकअप मिलता है, उनको एक रिलायबिलिटी। तो एक एक वो स्टेज जहाँ सिर्फ बेसिक नीड से अब वो लोग इस पे आ गए हैं कि हमें रिलायबिलिटी चाहिए। तो इसका नेक्स्ट स्टेज ये होगा कि इस रिलायबिलिटी के साथ हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे चल के नेक्स्ट 4-5 इयर्स में डीसी अप्लायंसेस जो कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के पावर से, रिन्यूएबल एनर्जी शक्ति से इक्विपमेंट चला सकते हैं, उस इक्विपमेंट के लिए डिमांड ज्यादा बढ़ेगा। चाहे नॉट ओनली टीवी, मतलब टीवी वगैरह तो है, पंखा भी है, पंखा, लाइट, टीवी, ये सब तो है, बट आगे जाके मिक्सी, ग्राइंडर, जूसर, ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन, वीविंग मशीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से इक्विपमेंट, जिस जिस इक्विपमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी से चला सकते हो, उसका ज्यादा डिमांड होगा। तो हम लोगों को एज ए डीआरई एंटरप्राइज, हम लोगों को उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारा आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी का जो हम जनरेट कर रहे हैं, उसको हम उस डीआरई इक्विपमेंट के साथ कैसे इंटीग्रेट करें, सक्सेसफुली लोकली उसको चला के दिखाए। तो उस एरिया में काफी काम चल रहा है, बट मैं ये समझता हूँ कि आगे जाके यही होगा। और हमारे देश में 53% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर है। हालांकि एग्रीकल्चरल सेक्टर का जीडीपी इज लेस देन 30%, बट ऑलमोस्ट 55% एम्प्लॉयमेंट उस सेक्टर में है। तो अभी तो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये जो माइग्रेंट्स गए हैं, ये शायद बहुत सारे लोग वापस नहीं आए। इसलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी, इसके ऊपर बहुत फोकस होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे डीआरई सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है इम्पैक्ट को और बढ़ावा देने के। तो थैंक यू रघु सर आपके टाइम के लिए। और मैं हमारे व्यूअर्स या दर्शकों को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने पॉडकास्ट देखा।